गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको पता है हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे और लास्ट अपने चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन आप लोगों को बता दिया था कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके बाद में इसके भौतिक गुण बताए थे। जो लेक्चर नंबर 15 था उसमें आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक तो क्वथनांक बताया था, बॉइलिंग पॉइंट बताया था और दूसरा जो है विलेयता बताई थी। दोनों अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थे। वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर बनना अपनी आप में की इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और क्वथनांक जो था वो अंतरणुक आकर्षण बल पर निर्भर कर रहा था। ऐसे अपने पास विलेयता आई थी। विलेयता में जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो घुल जाते हैं, जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वो घुल ही जाएंगे। बात समझ आ रही है? यस। और इसमें अपने को डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य, यानी अपने पास डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, आप उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है। बच्चों, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये आप बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आयनिक साम्य में। अम्ल और क्षार को बताने के लिए अपने पास तीन अवधारणाएं आती हैं, एक ऑर्नियस, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, एक लोएस अवधारणा, ठीक है। तीनों अपने आप में सही है, गलत कोई सी भी नहीं है। बस एक थ्योरी कुछ चीज़ों को नहीं समझा पाती है, दूसरे वाली उसको समझा देती है। तो इस तरीके से अपने पास आई थी। अगर हम ऑर्नियस थ्योरी की बात करें तो उसमें जलीय विलयन में H+ देने वाला अम्ल होता था। एसिड जो होता था वो H+ देने वाला होता था, यानी वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ देते थे अम्ल कहलाते थे, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा कि कोई किसी भी विलयन में जरूरी जलीय हो, जो H+ देता है वो अम्ल होता है और जो H+ लेता है वो क्षार होता है। उसने OH का कॉन्सेप्ट नहीं लिया था। तो ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को कम समझ में आ रहा है, बेसिक्स कमज़ोर है। तो मैं जैसे बताता जाऊंगा आपको कि 11th में आपके पास आयनिक साम्य था। आयनिक साम्य में अम्ल तथा क्षार देकर वहाँ समझा रखा है कि अम्ल क्या और क्षार क्या, और तीनों की अवधारणाएं दे रखी हैं, ठीक है। वहाँ डिस्कस करें तो आप पाएंगे कि H+ देने वाला अम्ल होता है, H+ देने वाला अम्ल होता है। देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने जल ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें OH बंद इजीली टूटता है और यहाँ से ये H इस लोन पेयर को दे देता है। तो यहाँ बनता है RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H इसके पास आ गया, ये बन गया H3O+। ये कार्बोक्सिलेट है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे ही H+ जाता है तो वहाँ कार्बोक्सिलेट बनता है। अगर वापस से इसको H+ दे देता है तो इस तरीके से इनमें एक साम्य स्थापित हो सकता है। इसके लिए अगर मैं साम्यावस्था स्थिरांक लिखूंगा K, तो क्या निकल कर आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता H3O+ की सांद्रता RCOOH की कॉन्सेंट्रेशन H2O, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो आप, ये जो H3O+ है वो ऐसा है कि H2O है उसने H+ लिया है, तो ये बनता है H3O+।
फाइनली ये होता क्या है कि जब भी जल में H+ आता है तो वो जल के लोन पेयर को लेकर H3O+ बना लेता है। ठीक है, यस। अब अगर मैं इस H2 को यहां लेता हूं, KH2 RCOO- H3O+ RCOOH, तो ये जो बन रहा है ये किसी अम्ल के वियोजन स्थिरांक जैसा बन रहा है। जैसे मान लीजिए मैं RCOOH है, इसको तोड़ता हूं तो RCOO- और H+ बनता है। तो इस अम्ल का वियोजन स्थिरांक ए एसिड से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा RCOO- ये H+ और ये RCOOH। तो ये इस अम्ल का वियोजन स्थिरांक है और जल में H+ होता है, उसको H3O+ लिखा जा सकता है। तो ये दोनों सिमिलर लग रहा है, तो इस वाले को मैं Ka कह सकता हूं कि ये Ka जो है वो अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। ये अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। यस। अब यहां देखिए आप, ये मैंने आपको अलग से समझा दिया है, आगे चलते हैं बच्चों। यहां ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है, और ये एसिड इसलिए है क्योंकि ये H+ दे रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये H+ दे रहा है। और हम ये अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही, इतना एलिमेंट्री नॉलेज अपने पास है कि जो जितना ज़्यादा H+ देता है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अम्लीय सामर्थ्य H आयनों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्योंकि दोनों थ्योरी यही कहती हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी भी ये कहती है, ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी भी ये कहती है कि भैया जो जितना ज़्यादा H+ देता है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होता है। जो जितना ज़्यादा H+ देता है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जितना ज़्यादा H+ मेरे को मिलेगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा, मैंने कह दिया। अब सीधी सी बात यह है कि अगर ये ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब अम्ल ज़्यादा टूटा है। ये मेरे को ज़्यादा मिला है, इसका मतलब ये ज़्यादा टूटा है। और जब ये ज़्यादा टूटता है, ये ज़्यादा टूटता है तो इन दोनों की सांद्रताएं ज़्यादा मिलती हैं। बातों को ध्यान से सुने और कोरिलेट करें। जब ये ज़्यादा टूटता है तो ये दोनों ज़्यादा मिलते हैं। जब ये ज़्यादा मिलेंगे तो H+ भी ज़्यादा मिलेगा। जब H+ ज़्यादा मिलता है, H+ ज़्यादा मिलता है तो हम कहते हैं अच्छा अम्ल है। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों ज़्यादा मिलेंगे, इनकी सांद्रता ज़्यादा होगी तो इसकी सांद्रता कम होगी। अगर इनकी सांद्रता ज़्यादा है तो इसकी सांद्रता कम होगी, और जब इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो K का मान भी ज़्यादा होगा। मुझे पता है कि इसमें ऊपर वाली राशि बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है, तो K का मान ज़्यादा आएगा। तो भैया सीधी सी बात यह है कि किसी अम्ल का वियोजन ज़्यादा होता है, किसी अम्ल का वियोजन ज़्यादा होता है, अपने को H आयन ज़्यादा मिलते हैं तो उसका अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ अगर Ka ज़्यादा मिलेगा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक यहाँ Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, तो मैं कह सकता हूं कि जितना ज़्यादा कोई H+ देगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी,
K का मान जितना ज़्यादा होगा, वियोजन स्थिरांक जितना ज़्यादा होगा, उस अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हैं कि pH क्या है। pH क्या बता देता हूं, ये एक्सटर्नल वोलेज था। pH होता है माइनस log H आयन कॉन्सेंट्रेशन। H आयनों की सांद्रता का माइनस log ही pH कहलाता है। समझिए मेरी बात। H आयनों की सांद्रता का माइनस log ही pH कहलाता है। अब देखो अगर H आयन सांद्रता बढ़ेगी तो log H का मान बढ़ेगा, H प्लस का मान बढ़ेगा तो log H का मान ही बढ़ेगा, लेकिन माइनस है तो परिणामी रूप से घट जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले log H का मान 1 आया, फिर H बढ़ा तो मान लीजिए log H का मान 2 आ गया, तो अब ज़्यादा कौन सा है, दूसरे वाला है, लेकिन इनसे पहले माइनस आ गया तो ये वाला ज़्यादा होगा ना। तो मतलब H का मान बढ़ने के साथ में pH क्या हुआ, घट गया ना। यस, तो कुल मिला के इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए कि भाई H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो pH कम होता है, मतलब H बढ़ता है तो pH घटता है, pH घटता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि H बढ़ता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, लेकिन H बढ़ता है तो pH घटता है। इसका मतलब H के बढ़ने से और pH के घटने से अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। तो यहां से H आयन का उल्टा कौन आएगा, pH। जिससे अम्ल की pH 3 है उसका अम्लीय सामर्थ्य pH 4 वाले से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक pH 3 है, एक pH 4 है, तो ये अधिक अम्लीय होगा। बात समझ में आ गई। और ये तुलनात्मक क्या होगा, कम। जैसे अपने पास H आयनों की सांद्रता का माइनस log pH आता है, वैसे ही माइनस log Ka यानी K का माइनस log pK होता है। ये वाला यानी K का माइनस log pK होगा, और इससे सिद्ध हो रहा है कि K बढ़ रहा है तो pK घटेगा। K बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, तो यहां पर क्या कहूंगा, pK घटने से अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई K बढ़ता है तो pK घटता है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो मैं कह दूंगा K क्या आ गया, pK। ये आप लोगों को याद रखना है भाई। ये याद रखना है, जिस अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है उसका H आयन सांद्रता भी ज़्यादा होती है, उसका K ज़्यादा होगा, pH क्या होगी, कम होगी, pK क्या होगा, कम होगा। वो क्या करता है, अपने को एग्जाम में pK दे देता है, एक अम्ल के लिए pK इतना है, दूसरे के लिए इतना है, तो बताओ कौन अधिक अम्लीय है। तो मैं कह सकता हूं H आयन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, H आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि K का मान, यानी जिसका, ये कह सकता हूं जिसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होता है उसका
उसका वियोजन स्थिरांक भी अधिक होता है। ठीक है, तो K का वैल्यू ज़्यादा, अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा, लेकिन pK जिसका कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। जैसे हम एक छोटा सा देख सकते हैं कि एक अम्ल है जिसका, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ, निम्न में किसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। ठीक है, अब एक हमने हमारे को कह दिया अम्ल ए। ठीक है, और अम्ल ए के लिए हमारे को दे रखा है pKa मान लो 4। हाइपोथेटिकल डेटा, जरूरी यही हो। अम्ल बी के लिए pKa वैल्यू दे रखा है 6। तो आप ये मत सोचना कि जिसके लिए pKa ज़्यादा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा, नहीं, जिसके pKa का मान कम उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया अम्लीय सामर्थ्य pKa का उल्टा होता है, अर्थात जिसका pKa का मान कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। A का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये अम्लीय सामर्थ्य आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अम्लीय सामर्थ्य प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जिससे वो H+ दे रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य का कारण जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस। मतलब ये देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H+ दे क्यों रहा है, और वो भी आसानी से दे रहा है, ऐसा क्यों। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता के 2 कारण हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय व्यवहार के 2 कारण हैं अच्छे, एक पहला एक दूसरा। ठीक है, पहला कारण बताते हैं, फिर दूसरा कारण बताते हैं। तो हम यह देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय व्यवहार का कारण। ठीक है, क्या वजह रही जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुनाद होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जैसे यहां आएगा ये यहां जाएगा। ऐसा होने से कॉपर माइनस, यस, क्या हुआ, जिस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने से OH बंध के टूटने की संभावनाएं बढ़ गई है। ठीक है, और ये क्या करता है, अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर फिर ये क्या करता है, ये R O- डबल बॉन्ड O
और ये H+ दे देता है। तो पहला कारण क्या निकल कर आया? पहला कारण निकल कर यह आया कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसकी अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन पर धनावेश आता है जिस पर कि H जुड़ा हुआ है, जिससे OH बंध आसानी से टूट जाता है। ठीक है, फिर समझाता हूं, लिखूंगा नहीं यहां। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि उसकी अनुनादी संरचनाओं में जिस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे OH बंध आसानी से टूट जाता है। पहला कारण ये था। ठीक है, अब दूसरा कारण लेते हैं। दूसरा कारण ये है जो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे H+ देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, जैसे H+ देते हैं तो यहां कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हो रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हो रहा है, कैसा? यहां ये, यस, क्या बना? R डबल बॉन्ड O-। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं एक जैसी हैं, इनको तुल्य अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों एक जैसी अनुनादी संरचनाएं हैं और इनको तुल्य अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इन तुल्य अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है, समझिए, इन तुल्य अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है। जब स्थायित्व ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बनेंगी, जब ज़्यादा बनेंगी तो यहाँ से ज़्यादा H+ दिया जाएगा, क्योंकि जब H+ हटता है तो ही ये बनती हैं। तो ये अम्ल है, ये अम्ल है और इस अम्ल का ये संयुग्मी क्षार है। और ये बोला गया है कि जिस अम्ल का संयुग्मी क्षार ज़्यादा स्थायी होता है, अगर किसी अम्ल के संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा होता है तो ये मान के चलो कि वो अम्ल अच्छा अम्ल होगा, अर्थात उसका अम्लीय व्यवहार ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से दो कारण रहे हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर धनावेश आता है जिससे OH बंध आसानी से वियोजित हो जाता है, पहला कारण। दूसरा यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H आयन देने के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, लिखा हुआ आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। लाइन सेंटेंस अलग टाइप से हो सकता है, भावनाएं वही हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्यागने के पश्चात जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय व्यवहार का कारण निकल कर आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी कोई समूह आ रहा है तो वो क्या करेगा? अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाएगा या अम्लीय सामर्थ्य घटाएगा। ठीक,
सीधी सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके इस कार्बोक्सिलिक आयन के स्थायित्व को बढ़ाएगा, इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा तो ज़्यादा बनेगा। दूसरा यह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होगा तो OH बंध की इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा, खींचने से इसमें ध्रुवता, OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है, जिससे आसानी से टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, इधर खींचेगा, खींच कर इसको क्या करेगा, फ्री कर देगा, चल हट। पहले बताया था इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अम्लीय सामर्थ्य को घटाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, नेगेटिव को बढ़ाएगा तो ये कम स्थायी हो जाएगा। यानी किसी ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन आकर्षी, किसी ऋणावेश के स्थायित्व को इलेक्ट्रॉन आकर्षी बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट है भाई जो ध्यान रखने होते हैं, इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन खींचकर इसके स्थायित्व को बढ़ाता है। स्थायित्व बढ़ता है तो ज़्यादा बनेगा तो H+ भी ज़्यादा देगा। ये ज़्यादा बनेगा तो कब बनेगा, जब ये H+ ज़्यादा देगा। ये ज़्यादा तभी बनेगा जब ये ज़्यादा H+ देगा, और ज़्यादा H+ देगा तो अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे को प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो मैंने एक कंक्लूजन बता दिया है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं, दूसरा वो बनने वाले कार्बोक्सिलिक आयन की स्थायित्व को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की H+ देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो दिख रहा है वो दिमाग में फिट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। क्यों? सही बात के आगे लिख दिया, क्यों, क्वेश्चन बन गया। फिर अपन कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह OH क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं, जिससे OH बंध आसानी से टूट जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह
तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। भैया कहानी समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, कि जो पहले समझाया था वो लिख रहा हूँ। तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक आयन के स्थायित्व को बढ़ा देता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ा देता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की H आयन देने की, आप हाथों से रिवीजन करते जाओ, इसको बोलते जाओ, H+ आयन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, वो आसानी से H+ दे देता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है तो क्या करेगा, उल्टा प्रभाव डालेगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी क्या करेगा, अम्लीय सामर्थ्य को घटाएगा। अब दोबारा लिखूंगा नहीं, एक बार इसको समझ लो, दोबारा फिर प्रतिकर्षी का समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं। मतलब ध्रुवता बढ़ने का मतलब आपके अभी समझ नहीं आ रहा, ध्रुवता का मतलब क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा खिंच जाएंगे और इधर खिंच जाएंगे तो आसानी से टूट जाएगा। भाई जो आकर्षी होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, देखो कैसे, या कोई Z समूह है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मुझे पता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इधर खींचेंगे H+ आसानी से निकलेगा। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, खींचने से OH बंध आसानी से टूट जाएगा। ये आकर्षी समूह आ, तो आकर्षी समूह एक तो इलेक्ट्रॉन को खींचकर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को बढ़ा देते हैं, जिससे OH बंध आसानी से टूट जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक आयन के जैसे H+ हट जाता है, H+ के हटने से ये O- आ गया, तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचकर इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। ये था इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव। अब प्रतिकर्षी का उल्टा हो जाएगा, मैं एक बार बोलकर सुना देता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को घटाते हैं। मैंने आकर्षी की जगह प्रतिकर्षी कर दिया। आकर्षी बढ़ाते हैं तो प्रतिकर्षी घटाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह OH बंध की ध्रुवता को घटा देते हैं, जिससे OH बंध आसानी से नहीं टूटता है, तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक आयन के स्थायित्व को घटा देते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की H आयन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का प्रभाव समझा देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आकर्षी तथा प्रतिकर्षी समूह का नॉलेज ले लेते हैं, कौन से आकर्षी हैं और कौन से प्रतिकर्षी हैं। ये वैसे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया था। आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें 3 प्रभाव हैं। एक तो आता है अपने पास प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा अनुनाद, और तीसरा है अतिसंयुग्मन। अनुनाद में अपन मीजोमेरिक इफेक्ट भी लिए थे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें अपने को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। उसको अप्लाई करके आप बहुत जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा सीख सकते हैं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कौन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, कौन प्रतिकर्षी है, कौन ज़्यादा आकर्षी है, कौन ज़्यादा प्रतिकर्षी है। ठीक है, यस। बच्चों आप लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा होगा, ठीक है। देखो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन आकर्षी के बारे में बताता हूं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। देखो अगर आपके पास एक कार्बन पर 3 फ्लोरीन है, ठीक है, ये ऐसा है, यस, तो ये फ्लोरीन की विद्युतीयता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी ओर, खींचेंगे तो इसका क्या लगेगा, -I। इसका जो -I होता है वो ज़्यादा होता है किससे, अगर मैं एक कार्बन पर 3 क्लोरीन ले लूं, ठीक है, इससे इसका ज्यादा होता है अगर 2 ही क्लोरीन है तो। और पता होना चाहिए कि नाइट्रो बहुत अच्छा -I लगाता है, नाइट्रो बहुत अच्छा -I लगाता है, लेकिन 2 क्लोरीन उससे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। जैसे मान लो ये कहें कि एक क्विंटल का आदमी है साहब, अब जब लेने हैं तो यार 20-30 किलो का क्या लेंगे, 1 क्विंटल का आदमी है तो साहब 1 क्विंटल मतलब बहुत बड़ा हो गया ना। अब ये बताएं कि बताओ 60 किलो वाला उससे कम है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, जो तुला होता है तराजू, आज वाले नहीं एक को तोल दिया, पहले 2 को तोल लेते हैं, एक को इस तराजू में बैठा दिया, दूसरे को इसमें, तो ये हो जाएगा, वो 60 किलो वाला हवा में तैरेगा, बोला है कि नहीं, बात समझना। अब अपन ने क्या किया, इस 60 वाले में एक 60 को और बैठा दिया, अब क्या होगा, अब मोटा उठ जाएगा, मोटा उठेगा ये हवा में, क्यों, क्योंकि 60 और 60 कितना हो गया, 120, और इधर कितना था, 1 क्विंटल 100 किलो ही था, तो ये हो जाएगा। अब तो ऐसे नाइट्रो, एक अकेला नाइट्रो जो है वो अकेले क्लोरीन से ज़्यादा -I लगाता है, लेकिन 2 क्लोरीन, 2 टेंगनी क्लोरीन आ गई तो इस एक NO2 से ज़्यादा हो जाती है, इससे कम होता है C∧N का, ठीक है। ये आगे जगह नहीं है तो मैं इधर क्रम बना रहा हूँ, इससे आगे क्रम बनेगा। तो देखो उससे कम कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन से कम -I कौन लगाता है, क्लोरीन, क्लोरीन से कम Br, Br से कम -I, उससे कम pH। तो कुल मिला के अपने पास ये आया कि 2 क्लोरीन एक NO2 से ज़्यादा प्रभावी होती है, CN से भी ज़्यादा प्रभावी होती है, एक फ्लोरीन से भी ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। एक क्लोरीन फ्लोरीन से भी कमज़ोर है, नाइट्रो से भी कमज़ोर है, साइनाइड से भी कमज़ोर है। ये -I प्रभाव का क्रम आया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव निकल कर आ रहा है इन समूह का। तो एक तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, ये वाला ध्यान रखना ही है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ठीक है। ये क्रम ध्यान रखोगे तो ही आगे क्वेश्चन होगा। एक अपने पास आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो देने वाले में अगर किसी पर ऋणावेश है तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन बच्चों जो एल्किल समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इस पर 2 ही एल्किल समूह है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। CH3 देखो, CH2CH3 ये कम देने वाला है और CH3 उससे भी कम देगा। तो ध्यान रखो कि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी यानी
प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव किसका निकल कर आया? एल्किल समूह का। याद रखो एल्किल समूह क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है। बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया? आज के लेक्चर में बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है, कैसे निकल कर आता है वो समझाया। फिर उस पर आकर्षी प्रतिकर्षी का प्रभाव बताया, उनका अम्लीय व्यवहार क्यों होता है ये बताया। अब आकर्षी समूह कौन से हैं? ये। प्रतिकर्षी कौन से हैं? ये। जब आपको ये याद रहेंगे, ये क्रम आपको पता होगा, तो ही बोर्ड में और कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन सही होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वो क्वेश्चन तभी होंगे जब ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होगी। तो बच्चा लोग, आप लोग इस सीक्वेंस को नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद करके आएँ, ठीक है कि नहीं? जब ये याद होगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। कौन ज़्यादा खींचता है, कौन कम खींचता है, कौन देता है, इसके बेसिस पर हम अम्लीय सामर्थ्य को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। धन्यवाद।